एक ऐसे एरिया की बात करेंगे आज जहाँ पे जो आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उसका जो पूरा बेस है, फाउंडेशन है, वो ही गलत है। तो इस वीडियो को आप प्रॉपरली एंड तक देखिए, क्योंकि तब आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है वो हमेशा के लिए ही बेटर हो जाएगा। बात जितनी भी हम करेंगे वो प्रॉपर प्रूफ के साथ करेंगे। पहला एग्जाम्पल, बुक में एक टॉपिक आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड इन सिंगल ऑर्गेनिजम्स, जो बेसिकली एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करता है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करती है बुक? अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है फिजन, फिर आ गया फ्रेगमेंटेशन, फिर आ गया रीजनरेशन। इसके बाद ऐसे ही करते करते टोटल 6 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड फाइनली स्पोर फॉर्मेशन। इस पूरे 4 पेज की जो लेंथी एक्सप्लेनेशन है, इसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि ये दो जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको एक साथ कंबाइन कर देता है। टॉपिक्स अभी दिखाएंगे आपको। दूसरी बड़ी गलती यह है कि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हमने अभी देखी, 6 क्लासेस, वो सारी अलग अलग एक्सप्लेन करी गई हैं, जबकि वो अलग अलग एग्जिस्ट करती ही नहीं है। यही जो हमने पूरा टॉपिक देखा, ये एक्चुअली आना चाहिए करेक्शन के साथ इस तरह से। पहला टॉपिक हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें कवर हो गई 3 क्लासेस, फिजन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। इसके बाद आना चाहिए दूसरा टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके अंदर आती हैं बाकी की तीनों ग्रुप्स, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रॉब्लम ये अगर आपको लग रहा है कि बड़ी नहीं है, बुक से हम इसी फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि जब हम सारी क्लासेस को अलग अलग पढ़ते हैं तो उनका जो आपस में कनेक्शन है वो हमें सही से पता चल ही नहीं पाता है, जो कि इस वाले क्लासिफिकेशन के फॉर्मेट जो है इसके अंदर हम बहुत ही ईजिली देख सकते हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं उसकी बात हम आगे चल के करेंगे टॉपिक में। बट इतनी बात यहाँ पे क्लियर कर लो कि पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है वो बड़ा ही एक आउटडेटेड फॉर्मेट है उस डेटा को दिखाने के लिए। वहाँ पे एक्चुअली क्लासिफिकेशन के फॉर्मेट में आना चाहिए था वो टॉपिक। ये तो हमने लिया सिर्फ एक एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बुक में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आप एक पूरा टॉपिक देखें बड़ा सा, तो उसमें भी अलग अलग पोर्शंस में दे रखी हैं सारी चीज़ें। मिक्सचर क्या है यहाँ पे दिखाता है, फिर दिखाता है कि सॉल्यूशन क्या है अलग से, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड्स क्या होते हैं, सब अलग अलग दिखा रहा है यहाँ पे। जबकि ये सारी क्लासेस एक प्रॉपर सिंगल क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ये 4 या 5 पेज कवर हो सकते थे एक सिंगल पेज के अंदर, कुछ इस प्रकार से, जिसको जब आप यहाँ पे पढ़ते तो आप सारी बातों के कनेक्शंस को प्रॉपर्ली समझ पाते। तो कितनी देखो कमाल की बात है कि 5 पेज पढ़ने के बाद भी आपको कनेक्शन नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस फॉर्मेट में आपको एक पेज में ही सारे कनेक्शन समझ में भी आएंगे और जल्दी भी कवर होगा। इस पॉइंट पे अगर आप ये सवाल सोच रहे हैं कि बुक के अंदर ये वाले सारे चेंजेस होते क्यों नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका जवाब तो मेरे पास सिर्फ ये है कि सीबीएसई में बुक के अंदर कोई मेन चेंजेस, कंटेंट जो है उसमें कोई चेंजेस अच्छे खासे होते ही नहीं है। 20-25 साल पुरानी किताब है एनसीईआरटी की साइंस की, जैसी तब थी आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं है उसमें। क्लास 9 की बायोलॉजी में आपने टिश्यूज नाम का एक टॉपिक किया था, जिसमें सारे पोर्शंस अगेन सब अलग अलग दिखा रखे हैं। देखो इस तरह से कितने सारे पेजेस में आप पढ़ रहे हो इसको। ये आ सकता है कुछ इस प्रकार से ईजिली एक सिंगल पेज में, कम समय लगेगा, प्रॉपरली समझ में आएगा। इस पर्टिकुलर चैनल पे हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो प्रॉपर टॉपिक की कैटेगरी के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। जैसे कि ये सारे क्लासिफिकेशन के टॉपिक थे तो इनको हम क्लासिफिकेशन के फॉर्म में ही पढ़ाते हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई का बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो चैनल पे दिए टॉपिक्स को पढ़ के आप ये कर सकते हैं। ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हमने अभी लिए, इसमें हमने ये जान लिया कि बुक में इस तरह के टॉपिक्स में फॉर्मेट ही गलत दे रखा है, यानी कि पैरा फॉर्मेट में दे रखा है, जबकि होना चाहिए क्लासिफिकेशन फॉर्म में। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे एक्चुअली क्लासिफिकेशन प्रेजेंट रहता है बुक में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें कई सारी मेन डिटेल्स मिसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के सब्जेक्ट में अगर हम देखें, नंबर टाइप्स का एक बड़ा ही कॉमन क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वर्ड्स ही प्रेजेंट हैं। बाकी की 2 डिटेल्स, डेफिनेशंस और जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो सारी की सारी मिसिंग है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन के जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट होने के कारण आप इससे पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते। अगेन ये चीज़ भी एक नहीं बल्कि ऐसे कई सारे क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं। बायोलॉजी में किंगडम्स का क्लासिफिकेशन आपने किया है, वहाँ पे देखो डिटेल्स मिसिंग है। अभी तक की पूरी जो हमने बात करी है उसको अगर हम एक लाइन में समराइज करें तो हमने ये जान लिया है कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको जब बुक प्रेजेंट करती है आपके सामने तो उसमें क्या क्या गलतियां हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो की सभी डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। प्रॉब्लम को समझ लेने के बाद अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ
What exactly is a proper classification and why should one study it? एक क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है और उसको हम क्यों पढ़ते हैं? सवाल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी तक अपनी स्टडी में कई सारे क्लासिफिकेशंस देखे हैं, लेकिन क्या कभी आपको स्कूलिंग में ये पढ़ाया गया है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है और उसका पर्पस क्या होता है? द आंसर इज अ बिग नो। क्लासिफिकेशन शब्द को डिफाइन करें तो बेसिकली ये एक तरह का टॉपिक होता है जो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर आता ही है। टॉपिक ये ऐसा होता है जिसके अंदर कई सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के नेम्स हम सीखते हैं। इसके बाद हम चलें अपने सवाल के दूसरे हिस्से पे, विच इज़ दैट व्हाई शुड वी स्टडी अ क्लासिफिकेशन। तो इस सवाल का जवाब तो हमें मिल सकता है अगर हम क्लासिफिकेशन के अलग अलग एग्जाम्पल्स देखें। हम अगर साइंस एज अ सब्जेक्ट बात करें तो उसमें एक क्लासिफिकेशन हमने देखा था इम्प्योर सब्सटेंसेस का, जो इम्प्योर सब्सटेंसेस के एरिया में आती सारी अलग अलग कैटेगरी के नेम सिखाता है प्रॉपर्ली। बिल्कुल ऐसे ही जब हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें आते हैं अगेन कई सारे अलग अलग वर्ड्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। अब ये जो दोनों हमने एग्जाम्पल लिए क्लासिफिकेशन के, इसमें आप ये देखो कि जो भी वर्ड्स यहाँ पे आप सीख रहे हो क्लासिफिकेशन के अंदर, नई कैटेगरीज सीख रहे हो, ये इन दोनों सब्जेक्ट में कितनी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। अगर इन्हीं वर्ड्स का मीनिंग आपको प्रॉपरली नहीं पता होगा तो ये सब्जेक्ट कभी आपको क्लियर हो ही नहीं सकता। मैथ्स में अगर आपको ये नहीं पता कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप मैथ्स को प्रॉपरली नहीं समझ पाओगे क्योंकि इनका जिक्र बार बार होता है। ऐसे ही केमिस्ट्री में अगर आपको नहीं पता प्रॉपरली कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, तो आप यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंसेस की पढ़ाई जो पूरी करोगे पूरे चैप्टर में, वो आपको कभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपका बेसिक ही वहाँ पे वीक हो जाएगा। ये इस चीज़ को दिखाता है बेसिकली कि क्लासिफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट में करता क्या है। ये उस सब्जेक्ट में एक बड़ी कैटेगरी को छोटी कैटेगरीज में ब्रेक करता है और उन सब की डेफिनेशंस को क्लियरली समझाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ये सेम चीज़ के एग्जाम्पल्स आप सारे सब्जेक्ट्स में देख सकते हो। बिजनेस स्टडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री को समझाता हुआ, जिसमें आप ये सीखते हो कि अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें एक दूसरे से क्या डिफरेंस होता है। अगेन ये पूरी डिटेल अगर आपको पैराग्राफ के फॉर्म में मिलेगी बुक में तो आप इनकी लिंकिंग कभी समझ नहीं पाओगे, आपको ये कंफ्यूज कर देंगी। तो ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन एक बहुत ही अहम डेटा फॉर्म है किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक को समझने के लिए। इसी तरह के क्लासिफिकेशंस आप हर एक सब्जेक्ट में देख सकते हो। इंग्लिश में भी है ऐसा क्लासिफिकेशन, सिविक्स में भी आपको मिलेगा, ज्योग्राफी में भी आपको मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। इस तरह से वीडियो के इस सेकंड सेक्शन में, सेकंड पार्ट में हमने सीख लिया कि क्लासिफिकेशन होता क्या है और उसका पर्पस क्या होता है। थर्ड सेगमेंट में अब हम बात करेंगे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि किसी भी क्लासिफिकेशन को पढ़ने की जो टेक्निक है वो क्या होती है। इसके जवाब को समझने के लिए हम किसी भी क्लासिफिकेशन को एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन को आप ज़रा ध्यान से देखो और यहाँ पे ये देखो कि किसी भी क्लासिफिकेशन में क्या होता है एग्जैक्टली। आप हमेशा देख पाओगे कि कोई भी एक बड़ी कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री है, और वो छोटी कैटेगरीज में बढ़ती है। वो 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मोस्टली 2 से 4 तक जाती हैं वो। ये हुआ पहला ब्रेकेज। इसके बाद जो अब न्यू कैटेगरीज बनी, जैसे कि यहाँ पे पहली कैटेगरी है प्राइमरी इंडस्ट्री, ये फर्दर ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे 2 कैटेगरीज में ब्रेक हो गई। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री यहाँ पे फर्दर 4 कैटेगरीज में ब्रेक हो गई। अब यहीं से आता है पहला सवाल कि कैटेगरी का जो ब्रेकेज है, कोई भी कैटेगरी जो है वो किसी छोटी कैटेगरी में क्यों टूटती है और कब टूटती है, एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे, लॉजिक क्या है उस टूटने के पीछे का। ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखो, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे छोटी कैटेगरीज बन रही हैं, ये खूब सारी कैटेगरीज हैं छोटी वाली, ये सारी की सारी एक्चुअली पार्ट किसका है, बड़ी जो सबसे कैटेगरी है सबसे ऊपर इंडस्ट्री, उसी का पार्ट है। तो कहने को तो आप ये कह सकते हो ना कि ये सब इंडस्ट्री ही तो हैं, इनको नए नाम की ज़रूरत ही क्या है। एक लेवल पे लॉजिक सही भी लगता है। जवाब इस चीज़ का आप ऐसे देख सकते हो कि जब भी कोई एक बड़ी कैटेगरी छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ सकती है, जिसमें सारे जो छोटे ग्रुप्स हैं उन सब की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी का मतलब हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग है किसी ना किसी मायने में। तब ऐसा होगा कि कोई एक बड़ी कैटेगरी छोटी कैटेगरी में बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी इंडस्ट्री की कौन सी बनी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये किस बेसिस पे बनी? प्राइमरी वो सारी इंडस्ट्रीज थी जिसमें किसी ना किसी मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है कहीं से, जैसे कि कोयला हो गया, आयरन हो गया, अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स हैं जो अर्थ से निकाले जाते हैं, वो सब इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री इससे डिफरेंट है, उसमें किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उसमें प्राइमरी इंडस्ट्री से जो चीज़ मिली है एक्सट्रैक्ट होके, उसी को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है।
तो यहाँ पे ये देख लो कि सेकेंडरी प्राइमरी से बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल इसका हो गया जैसे कि डीजल, पेट्रोल, ये सब पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। तो एक्सट्रैक्ट जो मटेरियल था पेट्रोलियम, उससे हमने क्या करा, मैन्युफैक्चर कर लिया पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। और भी उदाहरण इसके देख सकते हो आप यहाँ पे। फाइनली टर्शियरी इंडस्ट्रीज पिछली दोनों इंडस्ट्रीज से अलग है। उसमें ना तो कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट हो रही है ना ही मैन्युफैक्चर हो रही है, उसमें लोगों को अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं आप, बैंक हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। यहाँ पे आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, वहाँ पे आपको एक सर्विस मिल रही है। बैंक में आपको सर्विस मिलती है, स्कूल्स में आपको एक सर्विस दी जाती है, कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। इस तरह से देखो हमने पहला लेवल जो है क्लासिफिकेशन का वो सीख लिया। कितनी बढ़िया तरीके से ये तीनों कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई हैं, सो दैट जो इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, उसको हम छोटे हिस्सों में ब्रेक करके ज़्यादा अच्छे से अब समझ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्लासिफिकेशन में आगे जाओगे तो वो क्लासिफिकेशन और ब्रेक होएगा। प्राइमरी इंडस्ट्रीज अगेन आगे चल के और ब्रेक होंगी, सेकेंडरी में और एग्जिस्ट करती हैं तो उसमें भी अलग अलग ब्रेक हो रहा है। टर्शरी में नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर शायद उतनी इंडस्ट्रीज नहीं आती हैं। और इस तरह से हमने ये तो सीख लिया कि ब्रेकिंग जो हो रही है क्लासिफिकेशन के अंदर बड़ी कैटेगरी की छोटी कैटेगरी में, वो क्यों हो रही है। लेकिन इसी सवाल में एक हिस्सा और रहता है, और वो ये कि ब्रेकिंग जो हो रही है उसका अपना ढांचा क्या है, वो किस तरीके से होती है, उसका डिज़ाइन क्या है। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो पूरे क्लासिफिकेशन में अलग अलग जगह पे ब्रेकिंग ही हो रही है। शुरुआत में इंडस्ट्री ब्रेक हुई किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, फिर बाद में प्राइमरी इंडस्ट्री ब्रेक हुई, ऐसे ही फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री ब्रेक हुई। दिस मीन्स कि एक ही तरह का जो स्ट्रक्चर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। दिस इज अ गुड थिंग। आपने अगर किसी भी एक हिस्से के डिज़ाइन को यहाँ पे समझ लिया, किसी भी एक ब्रेक पॉइंट के डिज़ाइन को, तो आपने पूरे क्लासिफिकेशन को पढ़ना सीख लिया। फिर तो किसी भी एक ब्रेक पॉइंट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे सीखें तो हर एक ब्रेक पॉइंट में यहाँ पे होती हैं टोटल 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे होती है वर्ड्स। वर्ड्स जैसे कि पहले ब्रेक पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ड्स हैं, बड़ी कैटेगरी का वर्ड है इंडस्ट्री, और उसकी छोटी कैटेगरी जो बनी उनके वर्ड्स हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप प्राइमरी इंडस्ट्री की कैटेगरी को लेते तो वहाँ पे वर्ड्स होते प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। अब वर्ड्स ये कौन से हैं? ये वही वर्ड्स हैं जिनको हम एग्जैक्टली इस क्लासिफिकेशन में सीखना चाह रहे हैं। ये हो गई पहली चीज़। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ। ये वो बेस है जिसके ऊपर किसी भी एक कैटेगरी का ब्रेकेज हो रहा है बाकी छोटी कैटेगरीज के अंदर। जैसे कि इंडस्ट्री के लेवल पे अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी डन इन द इंडस्ट्री। यानी कि उस इंडस्ट्री में जिस तरह की एक्टिविटी होती है उसके नेचर पे यहाँ पे ब्रेकेज हुआ है। तीनों जो यहाँ पे कैटेगरी बनी थी उन सब का नेचर अलग अलग था। प्राइमरी का अलग था कि वहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है, सेकेंडरी का अलग था कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और टर्शियरी का अलग था कि वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो बेसिस पहले आता है, डेफिनेशन बाद में आती है। तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्राइमरी इंडस्ट्री को डिफाइन करो, तो अब आप उसे कैसे कर सकते हो? यू कैन से दैट प्राइमरी इंडस्ट्री इज एनी इंडस्ट्री इन विच देयर इज एक्सट्रैक्शन इज मेड ऑफ सम मटेरियल फ्रॉम सम प्लेस। बिल्कुल ऐसे ही आप सेकेंडरी इंडस्ट्री को डिफाइन कर सकते हो उसके ब्रेकेज को यूज करके। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री इन विच समथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग मटेरियल दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बाय अनदर इंडस्ट्री। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये देखो कि क्लासिफिकेशन के अंदर किसी भी वर्ड की डेफिनेशन एक्चुअली प्रेजेंट होती है अगर वो क्लासिफिकेशन सही से बना है। इसके बाद तीसरी और फाइनल डिटेल किसी भी एक ब्रेक पॉइंट की होती है उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे 2 से 3 तक काफ़ी हैं, 2 कम से कम होने चाहिए और 3 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। प्राइमरी इंडस्ट्री का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप उसके नीचे की कैटेगरी में जाके एग्जाम्पल वहाँ से पिक कर सकते हो। ऐसे ही सेकेंडरी में देखना है तो उसके एग्जाम्पल वहाँ पे ना देके नीचे वाली कैटेगरी में आप देख सकते हो क्योंकि वो सब उसी के अंदर आ रही हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ज़रूरी क्यों है? ये कॉमन सेंस की बात है। अकेले डेफिनेशन कभी भी सफिशिएंट नहीं होती किसी वर्ड को सीखने के लिए। इसलिए जब हम प्राइमरी इंडस्ट्री को कहते हैं कि सम मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम प्लेस, तो आपको आधी बात समझ में आती है। जब एग्जाम्पल उसके साथ अटैच किए जाते हैं कि जैसे कि कोयला हो गया या आयरन हो गया, तब आपको पूरी बात क्लियर होती है। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल 2 वो चीज़ें हैं जो किसी भी कैटेगरी के वर्ड को समझाने में पूरा हेल्प करती है। हैंस किसी भी क्लासिफिकेशन को प्रॉपर्ली समझना है तो उसमें ये तीनों डिटेल्स सही से होनी चाहिए। इसके साथ हमने सीख लिया कि किसी भी क्लासिफिकेशन को पढ़ने की या फिर बनाने की भी प्रॉपर टेक्निक होती क्या है। ऑल्सो एक बात ये भी जान लो कि कोई एक क्लासिफिकेशन अगर अच्छा बना हुआ है तो आपको उसको पढ़ने में अलग ही मजा आएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई भी है। एक बुक जिस चीज़ को 5 या 7 पन्नों में दिखाती है, एक क्लासिफिकेशन उसको एक क्लासिफिकेशन उसको एक ही पेज में दिखाने की क्षमता रखता है। इसलिए किसी सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ना है तो उसके क्लासिफिकेशंस को पढ़ो।
इस वीडियो में जैसे हमने क्लासिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के स्ट्रक्चर को समझा है, वैसे ही अगले वीडियो में हम किसी और तरह के टॉपिक के स्ट्रक्चर को समझेंगे। अभी के लिए बाय बाय।